गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका 9 चैप्टर जो है मेजर टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड के बारे में तो पिछले चैप्टर में पढ़ लिया कि क्या होती है। जब डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है तो डेफिशिएंट डिमांड होती है वो अगर आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन डिमांड कम है। और आपकी जो है जो एक्सेस डिमांड होती है कि आपकी डिमांड ज़्यादा होती है किससे, आपकी एग्रीगेट सप्लाई से एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये दोनों ही सिचुएशन ऐसी होती हैं। तो इसको जो है मेज़र करने का क्या तरीका है, हाउ मेज़र टू करेक्ट, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड है या एक्सेस डिमांड है। तो दो पॉलिसीज़ हैं इसमें, फिजिकल पॉलिसी एंड आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी में आपकी गवर्नमेंट पब्लिक और गवर्नमेंट एक ही बात होती है, तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर काउंट होते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी में आपकी सप्लाई ऑफ मनी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एंड इंटरेस्ट। ठीक है, इनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि आपकी जो है डिमांड कैसी है, डेफिशिएंट है या आपकी एक्सेस है। तो फिजिकल पॉलिसी पहले होती क्या है, फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू द बजटरी पॉलिसी, इसको हम बजटरी पॉलिसी बोलते हैं ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और द पॉलिसी रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विद द व्यू ऑफ करेक्टिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। कि जो आपकी बजट फिजिकल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट की आपकी बजटरी पॉलिसी भी होती है। ठीक है, और ये पॉलिसी होती है जिसमें आपकी इनकम और रेवेन्यू यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की जो है इसमें देखे जाते हैं कि क्या गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और क्या इनकम है। ठीक है, और इसी से पता लगाया जाता है कि आपकी जो डिमांड है वो एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड है। ठीक है, अब जो है इसमें देखेंगे हम फिजिकल पॉलिसी में। देखो फिजिकल पॉलिसी जो है कैसे जो है पता लगाती है। तो अब हमने पीछे भी पढ़ा कि पब्लिक और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में होते हैं। ठीक है, और जो है इसमें रेवेन्यू होती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू होते हैं। तो एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं और आपके रेवेन्यू कौन से होते हैं। तो एक्सपेंडिचर होते हैं पब्लिक वर्क, पब्लिक वेलफेयर, डिफेंस, सब्सिडी, ये सारे एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट जो करती है। ठीक है, और ये इनकम है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट रेवेन्यू, टैक्सेस, पब्लिक डेब्ट और बोरिंग, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग, ये सारी क्या है गवर्नमेंट की इनकम है। ठीक है, तो फिजिकल मेजर्स इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे पब्लिक वर्क्स करती है लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम्स, ब्रिजेस। ठीक है, एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, डिफेंस ऑफ द कंट्री, मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, सब्सिडीज प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर, सब्सिडी देती है प्रोड्यूसर को कि प्रोड्यूस ज़्यादा करने के लिए। सेकेंड है इसमें कि फिजिकल मेजर्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू, कि कौन कौन से रेवेन्यू है गवर्नमेंट की। तो टैक्सेस हैं, टैक्सेस इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड लॉज। ठीक है, तो टैक्स जो होते हैं वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की इनकम होती है। ये टू टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे आपका इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे जो हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स के ऊपर आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स लगाया जा रहा है। गिफ्ट के ऊपर टैक्स लग रहा है या वेल्थ के ऊपर टैक्स लग रहा है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट टैक्सेस है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स लाइक सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे किस में आते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप पे नहीं करते हो, मतलब आप डायरेक्ट नहीं देते हो लेकिन पे तो करते हो आप। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पब्लिक डेप्ट। अब पब्लिक डेप्ट रेफर्स टू द डेप्ट और लोन बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक। इसमें जो है पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट से लोन लेती है, ठीक है, पैसा लेती है। तो उसमें जो ये भी गवर्नमेंट की क्या है इनकम है, जब उसको इंटरेस्ट मिलता है इसके बदले। नेक्स्ट है आपका डेफिशिएंट फाइनेंसिंग, यानी कि जब घाटा हो जाता है, ठीक है ना, तो इन इंडिया डेफिशिएंट फाइनेंसिंग रेफर्स टू द इश्यू ऑफ मोर करेंसी और मोर मीट बजटरी डेफिशिएंट। इसमें जो है जब आपकी घाटा हो जाता है, आपकी पैसे की कमी आ जाती है, तो इसकी सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी करेंसी को इशू करती है और करेंसी इशू करती है। ठीक है, तो ये आपकी फिजिकल पॉलिसी थी मेज़र करने की। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, तो ये जो फिजिकल पॉलिसी होती है एंड डेफिशिएंट डिमांड है या डिफरेंशियल गैप होता है, इसको मेज़र करने के लिए या इसको करेक्ट करने के लिए जो है क्या किया जाता है। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी क्या करती है, डिक्रीज इन टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस में क्या कर देती है, डिक्रीज करती है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स जो है उनको क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। ठीक है, तो इसलिए जो इन्वेस्टर होते हैं या हाउस होल्ड होते हैं, उसे जो है ज़्यादा पैसा खर्चने को मिल जाता है, उनके पास रहता है।
सेकंड आपका इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर जो है उसको इंक्रीज़ करती है। जैसे ग्रेटर एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड, पब्लिक हेल्थ है, एजुकेशन है, और ग्रेट एक्सपेंडिचर जो है मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर है, डिफेंस ऑफ द कंट्री है, या टर्म्स ऑफ सब्सिडी है, ट्रांसफ़र पेमेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक वर्क है, प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है, डैम्स है, ब्रिजेज़ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को क्या करती है, इसके ऊपर इंक्रीज़ करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि हमने पीछे भी पढ़ा कि क्या करती है, नोट प्रिंट करती है, नए नोट, ठीक है ना, एडिशनल एक्सपेंडिचर के लिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द वे ऑफ प्रिंटिंग मोर नोट्स for additional expenditure is increased during the time of deficient demand so that the overall level of purchasing power, इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, ठीक है, इससे डिमांड जो है वो फिर गोज अप हो जाएगी, मतलब ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है डिक्रीज इन पब्लिक डेप्ट और बोरोइंग, तो पब्लिक बोरोइंग शुड बी रिड्यूस सो दैट पीपल आर लेफ्ट विद द ग्रेट परचेजिंग पावर, ठीक है। लोग जो है ना पब्लिक डेप्ट को क्या करती है, कम करती है, या बोरोइंग को कम करती है, जिससे उनके पास जो है पैसा रहता है और वो ग्रेट उनकी परचेजिंग पावर होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका फिजिकल पॉलिसी एक्सेस डिमांड में क्या करती है, जब इन्फ्लेशनरी और गैप हो जाता है तो इंक्रीज इन टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो इससे परचेजिंग पावर जो है पीपलों की कम हो जाती है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर देती है। पब्लिक वर्क प्रोग्राम, मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस ऑफ द कंट्री, सब्सिडीज, ये सारी क्या कर देती है, कम कर देती है। रिडक्शन इन डेफिशिएट फाइनेंसिंग, तो डेफिशिएट फाइनेंसिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज द प्रिंटिंग ऑफ मोर नोट वुड ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है ना, वो नए नोट जो है प्रिंट नहीं करती है, रिडक्शन कर देती है उसमें। इंक्रीज इन पब्लिक डेप्ट और बोरोइंग, पब्लिक बोरोइंग और शुड बी इंक्रीज, उसको इंक्रीज कर देती है, जो पीपल जो है लेफ्ट विद लेसर परचेजिंग पावर, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसमें जो है आपके क्वांटिटेटिव, पहले मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इज दैट पॉलिसी विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री एंड द सेंट्रल बैंक ट्राई टू कंट्रोल करते हैं, किस चीज़ को, सप्लाई ऑफ मनी को, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को, एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट या रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। तो इसको मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स द इन्फ्लुएंस ऑन द लेवल और कंपोजिशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड बाय द मैनिपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट है आपका इसमें मेज़र, कि कैसे मेज़र करना है। एक फर्स्ट है इसमें क्वांटिटेटिव मेज़र और सेकंड है क्वालिटेटिव मेज़र, ठीक है। तो जो आपका क्वांटिटेटिव मेज़र है, देखो इसमें आपका बैंक रेट आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है, चेंज इन मिनिमम रिजर्व रेशो है, चेंज इन लिक्विडिटी रेशो है, और क्वालिटेटिव में आता है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन एंड मॉरल सेशंस, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में। तो फर्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव मेज़र, तो क्या क्वांटिटेटिव मेजर मैंने आपको बताया, बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, चेंज इन मिनिमम रिजर्व रेशो एंड चेंज इन लिक्विडिटी रेशो है। तो बैंक रेट जो है, बैंक रेट इज द मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री इज प्रिपेयर टू गिव लोन्स और क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक। अब बैंक रेट क्या होता है, जिसमें जो है ऐसा रेट वो निर्धारित करती है सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, ठीक है ना। कौन है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, RBI। तो इसमें जो है वो ऐसा, तो इसमें जो है वो क्रेडिट जो है वो कमर्शियल बैंक को देती है, तो उसके लिए लोन जो देती है उसके लिए एक रेट जो है वो मिनिमम कर देती है, ठीक है, उसको बैंक रेट बोला जाता है। तो इंक्रीज इन बैंक रेट इंक्रीजेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर बैंक रेट इंक्रीज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, क्रेडिट बिकम्स डियर एक्सपेंसिस, क्रेडिट लेना जो है ज़्यादा महंगा हो जाएगा, अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर अ क्रेडिट इज़ रिड्यूस, डिमांड क्रेडिट लेने की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे जो है डिक्रीज इन बैंक रेट जो है, अगर बैंक रेट कम करती है तो लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और क्रेडिट बिकम्स चीप, क्रेडिट लेना सस्ता हो जाएगा, तो डिमांड फॉर अ क्रेडिट एक्सपेंड, डिमांड जो होती है क्रेडिट की क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। नेक्स्ट है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है कि रेफर्स टू द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक, कि इसमें जो है मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन में परचेज करना हो, सेल करना हो सिक्योरिटीज़ को, वो ओपन होता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक के द्वारा। बाय सेलिंग एंड सिक्योरिटी द सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस परचेजिंग पावर, ठीक है ना, अगर सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को तो सेंट्रल बैंक जो है वो रिड्यूस हो जाती है उसकी परचेजिंग पावर इन द इकॉनमी, ठीक है। अब फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, अगर बाय करते हैं सिक्योरिटीज़ को, ठीक है, तो आपके पास परचेजिंग पावर जो है वो ज़्यादा हो जाती है और आपकी जो है फ्लो ऑफ क्रेडिट भी क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है चेंज इन मिनिमम रिजर्व रेशो,
तो मिनिमम रिजर्व रेशो का मतलब है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक टोटल डिपॉजिट विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। हमें जो है मिनिमम रिजर्व रेशो का मतलब है कि हमें कुछ पैसा जो है वो सेंट्रल बैंक के पास जो अपना रखना पड़ता है, ठीक है। तो ऑल द बैंक हैव टू कीप द विद द सेंट्रल बैंक एज अ सर्टन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट एंड इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। अगर आपको जो है फॉर एग्जाम्पल इफ़ द मिनिमम कैश रिजर्व रेशो 10%, द टोटल डिपॉजिट ऑफ ए बैंक इज 100 करोड़, है ना। इट विल हैव टू कीप 10 करोड़ विद द सेंट्रल बैंक। इफ़ द मिनिमम रिजर्व रेशो 20%, द बैंक विल कीप 20 करोड़ एंड विद द सेंट्रल बैंक। यानी कि हमारा अगर रिजर्व रेशो है बहुत ज़्यादा है, हमें ठीक है, तो बैंकों के पास जो है कम पैसा बचता है। अगर हमारा रिजर्व रेशो कम है, ठीक है, मिनिमम है, तो क्या है, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा बचता है, तो उससे जो है ये आपकी डिमांड जो है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। चेंज इन लिक्विडिटी रेशो कि एवरी बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर लिक्विड एसेट। कि जो बैंक होता है, हर बैंक जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट होती है ये कि कुछ परसेंटेज जो है उसको अपने पास जो है इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना पड़ता है। इसको लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं, ठीक है। तो विद द व्यू ऑफ रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट, अगर जो है हमने फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है वो कम करना है, तो सेंट्रल बैंक जो है वो रेशो लिक्विडिटी रेशो को इंक्रीज़ कर देता है ताकि पैसा जो है वो मार्केट में ना जाए, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट लिक्विडिटी रेशो इज रिड्यूस। इसके अदर जो है, अगर बैंक चाहता है कि बैंक इकोनॉमी में मतलब लोग ज़्यादा खर्चा करें, तो वो क्या करता है, लिक्विडिटी रेशो को कम कर देता है ताकि लोगों को पैसा ज़्यादा दिया जाए उधार, ठीक है। तो अब क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है ये। तो फर्स्ट है आपका चेंज इन मार्जिन, रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सुजेशन। जैसे फर्स्ट है आपका चेंज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। द मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन जो है क्या मतलब है, जिसका डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर द लोन्स एंड द वैल्यू ऑफ ए लोन ग्रांटेड। सपोज करो ए पर्सन जो है मोर्टगेज करता है एन आर्टिकल वर्थ ₹100 with the bank and the banks give him a loan 80 rupees. The margin requirement in this cash would be 20% ना। तो in case of flow of credit is to restricted for the certain specific business activities in the economy, the margin requirement of loan is raised for those very activities. The margin requirement is lowered in case of expansion of the credit is desired, ठीक है। अगर आपका जो है मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन की जो है इसको चेंज करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मतलब कैसा इकॉनमी में फ़्लो है, पैसे का कैसा फ़्लो है या डिमांड कैसी है, ठीक है, तो उस हिसाब से। नेक्स्ट है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट कि रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि फिक्स कर देता है ऑफ क्रेडिट कोटाज को डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी को, ठीक है ना, कि राशनिंग कर देता है, इतना ही दिया जाएगा, इससे ज़्यादा जो है क्रेडिट कोटा इससे ज़्यादा जो है नहीं दिया जाएगा। कमर्शियल बैंक जो है कैनॉट एक्सीड द कोटा लिमिट विद द गारंटिंग लोन। जो कमर्शियल बैंक होते हैं उसको एक्सीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको राशनिंग कर दिया जाता है। राशन को समझते हैं ना, राशनिंग करना किसी चीज़ को, उतना ही मिलेगा मतलब आपको, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन, तो सेंट्रल में बैंक जो है वो डायरेक्ट एक्शन लेती है अगेंस्ट member banks, those member banks who do not comply with its directives, कि जो इसके जो है प्रिंसिपल्स होते हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल उनको नहीं फॉलो करते हैं, उनके लिए डायरेक्ट एक्शन लेती है। मॉरल सजेशन, जैसे समटाइम द सेंट्रल बैंक मेक द मेंबर बैंक एग्री थ्रू मॉरल प्रेशर टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव with the view of controlling the flow of credit. The central bank has its control over all commercial banks. Therefore, these banks generally accept and advise of the central bank for expanding and contracting the flow of credit, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रल बैंक जो है वो खुद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है उसे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे पूरा करती है। तो बैंक रेट को रिड्यूस कर देती है उधार लेने के लिए, ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी करती है। और सेंट्रल बैंक जो है बाइस सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट सो दैट एडिशनल परचेजिंग पावर इज